नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल माई गुरुजी एग्जाम स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा, बीच में इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मात्र 25 क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ जो कि सामान्य हिंदी का क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन को और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, किस शब्द की वर्तनी मानक है? तो बताइए इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा, जो कि शुद्ध रूप में लिखा गया है दोस्तों। तो ऑप्शंस की बात करते हैं, जो इसमें सही हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि सुसुरसा जो होती है दोस्तों, वो बड़ा सा और सा पे छोटा ऊ की मात्रा जो होता है दोस्तों, ये शुद्ध रूप में लिखा जाएगा दोस्तों। तो इसलिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, इस गंभीर समस्या का समाधान राहुल नहीं कर सका जबकि उसने। तो बताइए इसमें क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शंस है, आग में खूब घी डाला, अकल के घोड़े खूब दौड़ाएं, खूब गाल बजाएं, घी के चिराग खूब जलाएं। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, जो कि इस गंभीर समस्या का समाधान राहुल नहीं कर सकता जबकि उसने अक्ल के घोड़े खूब दौड़ाएं। तो क्या हो जाएगा, इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो बताइए इसमें से कौन सा वाक्य है जो कि संयुक्त वाक्य है। तो बात करते हैं, परिश्रमी विद्यार्थी ही सफलता प्राप्त करते हैं। और दूसरा क्या है, मैं पढ़ता हूँ और वह पढ़ता है, जो साधना करता है वही फल पाता है, और वह मेरे बिना पढ़ नहीं सकती है। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन डी सरल वाक्य हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और बात करते हैं संयुक्त वाक्य जो है दोस्तों, इसमें जो और शब्द लग गया दोस्तों, तो ये जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं? तो बताइए जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं वे कौन से हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो हो जाएगा जिसमें किसी चीज़ की निश्चितता ना हो उसे अनिश्चयवाचक कहा जाता है। जैसे इसमें बात करते हैं कुछ, कोई और किसी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें कोई निश्चित नहीं है, तो इसीलिए इसमें जो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, औरत शब्द किस भाषा का है? तो औरत शब्द जो दिया गया है ये किस भाषा का शब्द हो जाएगा दोस्तों। तो औरत जो शब्द है ये अरबी शब्द हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी डफली अपना राग कथन का सटीक अर्थ क्या हो जाएगा? तो बताइए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बात करते हैं, जो अपनी डफली अपना राग कथन का जो सटीक अर्थ होगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा किसी नियम या व्यवस्था को ना मानकर मनमानी करना। तो ये जो है अपनी डफली अपना राग कथन का सटीक अर्थ जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया दोस्तों। बताइए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। आप क्या दिया गया है, जिसका आदर ना किया गया ही उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? तो बताइए जिसका आदर ना किया गया हो उसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो जिसका आदर ना किया गया हो वह क्या हो जाएगा, अनादृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनादृत जो है दोस्तों, ये जिसका आदर ना किया गया उसके लिए एक शब्द जो है ये प्रयुक्त हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कुल
के लिए उचित अनेकार्थी शब्द है। तो बताइए जो कुल शब्द दिया गया है इसका अर्थ क्या होता है। तो कुल की बात करते हैं दोस्तों, तो जो है कुल का अर्थ होता है सब और एक कुल का अर्थ होता है वंश। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए जो है ये कुल का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, पा वर्ग पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर स्थान होना चाहिए था दोस्तों। तो स्थान कौन सा है, तो पा फा बा भा और मा जो है दोस्तों ये ओष्ठ के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, ओष्ठ के अंतर्गत आता है। और बात करते हैं दंत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो दंत के अंतर्गत जो होता है ता था, दा धा और ना जो होते हैं ये दोस्तों ये दंत के अंतर्गत आते हैं। और कंठ की बात करते हैं तो कंठ के अंतर्गत जो का खा और गा घा ये सब जो वर्ग हैं दोस्तों ये पांचों वर्ग ये कंठ के अंतर्गत आते हैं। और तालु की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो तालु के अंतर्गत जो आता है वो चा होता है, छा 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 जा और झा ये सब जो पांचों वर्ग है दोस्तों ये सब तालु के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि ओष्ठ के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वाक्य के अंतर्गत शब्दों के लिंग वचन पुरुष कारक तथा क्रिया आदि के उचित मेल को क्या कहा जाता है। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो है दोस्तों वाक्य के अंतर्गत शब्दों के जो लिंग वचन पुरुष कारक तथा क्रिया आदि के उचित मेल को जो कहा जाता है उसे अन्वय कहा जाता है। क्या होता है, अन्वय होता है। और अन्वय का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो अन्वय की बात करते हैं तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा तर्कपूर्ण। क्या होता है, तर्कपूर्ण। ध्यान दीजिएगा अन्वय का अर्थ होता है तर्कपूर्ण। तो इसका जो राइट आंसर हो ऑप्शन डी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलनसार शब्द किस व्याकरणिक कोटि में आता है। तो मिलनसार जो है दोस्तों ये किस व्याकरणिक कोटि में आता है। तो इसका आप सब बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मिलनसार की बात करते हैं दोस्तों तो ये जो है ये विशेषण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, विशेषण के अंतर्गत आता है। और विशेषण की बात करते हैं, विशेषण किसे कहा जाता है। तो बात करते हैं जो विशेषण होता है वो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। और बात करते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो विशेषण जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। और 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो 5 प्रकार जो होता है वो गुणवाचक, परिमाणवाचक, ध्यान दीजिएगा, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक। ये जो पांचों होते हैं दोस्तों ये विशेषण के 5 प्रकार हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन क्या दिया गया, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है। तो बताइए जो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही शब्द हो जाएगा। तो इसमें जो शुद्ध रूप में लिखा गया दोस्तों ऑप्शन ए जो दिया गया है अस्पृश्यता जो है ये शुद्ध रूप में लिखा गया है। और बात करते हैं ऑप्शन बी जो है ये भी दोस्तों हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम लिखे गए हैं। तो इसीलिए ए और बी जो है दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा, ना कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो दोस्तों ये इसका सही आंसर नहीं हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए और बी हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया 63 है, किस चिन्ह को अल्प विराम के नाम से जाना जाता है। तो अल्प विराम कौन सा है दोस्तों, आपसे बताइए इसमें से। तो अल्प विराम की बात करते हैं, जो अल्प विराम होता है वो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ये अल्प विराम कहा जाता है। और बात करते हैं ऑप्शन बी जो में दिया गया है दोस्तों इसको क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, अर्ध विराम। क्या कहा जाता है, अर्ध विराम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ऑप्शन डी में जो दिया गया इसको जो कहा जाता है विस्मय बोधक। क्या कहा जाता है, विस्मय बोधक कहा जाता है।
और बात करते हैं ऑप्शन सी जो है, इसको क्या कहा जाता है, इसको पूर्ण विराम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें जो सही जवाब वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो निर्मल शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। तो निर्मल का अर्थ होता है, क्या होता है, तो निर्मल का अर्थ बता दें दोस्तों, इसका अर्थ होता है स्वच्छ। क्या होता है, स्वच्छ होता है। और इसका विलोम जो हो जाएगा वो मलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया गया विपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो बताइए, जो विपन्न शब्द दिया गया है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो विपन्न शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा संपन्न। क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ये एक लाइक करते हुए जरूर चलिएगा दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है। क्या दिया गया है, शार्दुल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो जो शार्दुल दिया गया दोस्तों, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो शार्दुल का अर्थ जो होता है वो सिंह होता है। क्या होता है, सिंह होता है, ना कि अस्म और ना ही दीप और ना ही हिरण जो है दोस्तों, ये शार्दुल शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। जो शार्दुल शब्द का पर्यायवाची होता है वो सिंह होता है। और बात करते हैं सिंह के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। तो सिंह के जो पर्यायवाची होते हैं, केसरी होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केसरी होता है, शेर होता है, और क्या होता है, केहरी होता है। ये सब जो है दोस्तों, ये शार्दुल के पर्यायवाची होते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 67वां दिया गया है, दिरध शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दिरध शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। तो वह हो जाएगा गज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गज जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या दिया गया दोस्तों, विकर्षण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विकर्षण शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आकर्षण जो दिया गया है ये विकर्षण शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, कौन सा युग्म परस्पर विलोम शब्दों का नहीं है। तो कौन सा युग्म जो है विलोम शब्द का नहीं हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शंस की बात करते हैं, उत्कर्ष, उन्नयन, कुटिल, सरल, यश, अपयश, सुधा और गरल। तो बात करते हैं सुधा का जो विलोम होता है वो गरल, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। और यश और अपयश जो है ये भी सही हो जाएगा। और कुटिल का जो होता है विलोम शब्द वो सरल होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। और बात करते हैं उत्कर्ष का जो विलोम शब्द होता है, तो उत्कर्ष का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो अपकर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें जो गलत ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन ए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जंगम शब्द का विलोम विपरीतार्थक रूप में है। तो बताइए, जो जंगम शब्द दिया गया इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो जंगम की बात करते हैं, तो जंगम जो दिया गया दोस्तों ये स्थावर, क्या हो जाएगा, स्थावर जो दिया गया है जंगम शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा। और गतिशील की बात करते हैं तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो गतिशील का जो हो जाएगा वो अशक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशक्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किन काव्य पंक्ति या फिर पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार नहीं है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो अनुप्रास अलंकार नहीं है दोस्तों। तो बात करते हैं, जो ऑप्शन ए दिया गया है वह क्या दिया गया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो यहाँ पर
चा जो वर्ड दिया गया दोस्तों, चा वर्ड जो है ये दोस्तों यहाँ पर एक से अधिक बार आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पर जो अलंकार हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। और बात करते हैं ऑप्शन बी की, पूत कपूत सो क्यों धन संचय, पूत कपूत सो क्यों धन संचय। तो इसमें जो हो जाएगा या क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों एक ही शब्द दो भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। यानी कि यहाँ पर जो शब्द दिया गया है दोस्तों, एक ही शब्द को दो बार लिखा गया है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। और उसी तरह से ऑप्शन सी में जो दिया गया है कनक और कनक, तो एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, तो इसीलिए ये भी जो हो जाएगा ये यमक अलंकार के अंतर्गत चला जाएगा। और बंदो गुरुपद पद्म पराग सुरुचि सुवास सरस अनुराग, ये जो है दोस्तों ये अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत ये भी चला जाएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए जो दिया गया है बी एवं सी जो है ये अनुप्रास अलंकार नहीं है दोस्तों। और ये कौन से अलंकार हैं, तो ये जो है यमक अलंकार हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए इसमें से कौन सा जो है सही उपयुक्त शब्द हो जाएगा। तो क्या दिया गया है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। तो बताइए क्या कहा जाता है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है तो उसे क्या कहा जाता है, कृतघ्न। क्या कहा जाता है, कृतघ्न जो दिया गया दोस्तों ये किए गए उपकार को नहीं मानने वाला शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और बात करते हैं जो कृतज्ञ दिया गया है, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो कृतज्ञ का जो अर्थ होता है जो किए गए उपकार को मानता हो तो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो कृतज्ञ जो होता है जो किए गए उपकार को मानता है तो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, बुरा इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा। तो बताइए जो बुरा शब्द दिया गया है इसका भाववाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बुरा से जो बना है भाववाचक संज्ञा वह हो जाएगा बुराई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुराई जो है ये बुरा शब्द का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन क्या दिया गया, विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। तो बताइए इसमें से अलग शब्द क्या हो जाएंगे। तो आप सब बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसका आप सभी को जवाब पता हो तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्या दिया गया, तो बात करते हैं काफ़ी चाय और दूध की। तो ये सब जो है दोस्तों ये एक प्रकार से क्या है, ये पेय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। और जबकि बात करते हैं भात जो दिया गया है ये एक प्रकार से क्या है, खाद्य पदार्थ है। तो इसीलिए इसमें जो डिफरेंस हो जाएगा वो ऑप्शन डी जो है ये विजातीय शब्द के अंतर्गत चला जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या दिया गया, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो बताइए जो मीठा शब्द है इसका भाववाचक संज्ञा का क्या हो जाएगा। तो मीठा की बात करते हैं तो इसका जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, मिठास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा मिठास हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ सामान्य हिंदी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर इसका आप सब PDF भी पाना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम से आप सब जुड़ जाइए, तो वहाँ पर आपको इसका PDF जो है दोस्तों वो मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।